तो दोस्तों एक नॉर्मल बंदा होता है और उसके फोन पर रैंडम मैसेज आने लगते हैं, एटीएम जाओ, कैश निकाल लो, कैसीनो जाओ, जीत जाओ। लेकिन फिर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि कोई सिस्टम उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी में एक महिला एक टेक्स्ट मैसेज का पीछा करते हुए लोकल सर्विस स्टेशन जाती है, जिसमें कहा गया है कि उसे वह जवाब मिल जाएगा जिसकी उसे तलाश है। हालांकि जब वह वहां पहुंचती है तो उसे अपनी मौत के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक आती हुई ट्रेन कुछ ही सेकंड में उसे मार देती है। इस बीच थाईलैंड में अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर मैक्स उस इलाके में अपनी आखिरी नौकरी खत्म कर रहा है। इसके बाद वह घर लौटने के लिए तैयार होने के लिए होटल वापस जाता है और वह तब हैरान रह जाता है जब उसे एक पैकेज मिलता है जिसका कोई सेंडर नहीं है। अंदर उसे एक बहुत ही मॉडर्न फोन मिलता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। मैक्स ने फिलहाल इसे छोड़ने का फैसला किया और समाचार चालू कर दिया, जिसमें अभी भी एक विवादास्पद सुरक्षा फंडिंग बिल के मामले पर चर्चा हो रही थी। उसी समय रूस में एक गंजे आदमी को भी एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक और फोन का पता चला है। वीकेंड में मैक्स आराम करता है और मजे करता है, साथ ही न्यूज भी देखता रहता है, जिससे उसे पता चलता है कि बिल एक वोट की वजह से पास नहीं हुआ है। फिर भी एनएसए डायरेक्टर और बिल सपोर्टर बर्क इस पर कमेंट करने से मना कर देते हैं। न्यूज देखने से मैक्स को एक चौंकाने वाली बात भी पता चलती है। जिस फ्लाइट से उसे घर जाना था वह टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई और कोई नहीं बचा, मतलब फोन मैसेज की वजह से मैक्स जिंदा है। फोन की बात करें तो मैक्स को एक और टेक्स्ट मिलता है जिसमें उसे सीजर नाम की कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह इसे इग्नोर करने का फैसला करता है। बाद में जब वह रिसेप्शन के पास से गुजरता है तो मैक्स होटल के प्रोमो की मार्केटिंग के स्मार्ट तरीके के लिए एम्प्लॉय को बधाई देता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। जब मैक्स अपने कमरे में वापस आता है तो वह फोन कंपनी को कॉल करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मैसेज किसने भेजा है, लेकिन उनके सिस्टम में भी भेजने वाला अनजान लिखा होता है। मामले को और भी रहस्यमयी बनाने के लिए खबर से पता चलता है कि सीजर के शेयर आसमान छू रहे हैं, इसलिए मैक्स ने इन्वेस्ट करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया है। अगली सुबह मैक्स को एक नया टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें उसे चेक रिपब्लिक में प्राग जाने के लिए कहा गया है और इस बार वह बात मानने का फैसला करता है। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर पहुंचता है, यूरी नाम का एक रशियन कैब ड्राइवर उसे अपनी पुरानी कार में शहर ले जाने का ऑफर देता है। वह बहुत जिद करता है और मैक्स हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में वह मान जाता है क्योंकि यूरी एक फ्लैट सस्ता रेट ऑफर करता है। ट्रिप के दौरान यूरी मैक्स का फोन देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह मॉडल अभी ऑफिशियली नहीं आया है और उसे अपना कार्ड देने का मौका लेता है क्योंकि गैजेट्स के साथ काम करना उसका पार्ट टाइम काम है। होटल पहुंचने के बाद मैक्स कुरियर कंपनी को कॉल करता है, लेकिन उन्हें भेजने वालों के बारे में जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं है क्योंकि यह प्राइवेसी का मामला है। उसी समय उसे एक और मैसेज मिलता है जिसमें उसे कसिनो जाकर स्लॉट मशीन 13 खेलने के लिए कहा जाता है, जिससे जैकपॉट लगेगा और 4 और स्पिन मिलेंगे। मशीन अभी ले ली गई है, लेकिन मैक्स एक और मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह मौजूदा प्लेयर को उसे अपने कब्जे में लेने के लिए 100 यूरो देता है। वह आदमी चला जाता है और मैक्स अगला खेलता है और जैसा कि टेक्स्ट में बताया गया था वह जैकपॉट जीत जाता है। क्योंकि कसिनो में हर जगह सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, इसलिए ये पूरी बातचीत सिक्योरिटी टीम देख लेती है और लीडर जॉन अपने आदमियों को मैक्स पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। इसके बाद मैक्स को ब्लैक जैक टेबल 6 पर जाने का मैसेज मिलता है और वह अपना इनाम चिप्स से बदलकर टेक्स्ट के मुताबिक सब कुछ दांव पर लगा देता है, जिससे उसे एक और जीत मिलती है। जॉन देखता है कि मैक्स खेलते समय अपना फोन देख रहा है, इसलिए वह अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को मैक्स को ये बताने के लिए भेजता है कि कसिनो में फोन अलाउड नहीं है। अभी ये मौका छोड़ने को तैयार नहीं, मैक्स यूरी को फोन करता है कि क्या वह फोन साथ रखे बिना टेक्स्ट तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। यूरी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसमें कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए मैक्स होटल लौटता है जहां उसे कॉरिडोर में एक कपल बहस करते हुए मिलता है। कैमिला एक पागल आदमी से दूर जाना चाहती है और मैक्स उसके बचाव में आता है, जिससे वह आदमी उसे एक मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जैसे ही मैक्स बेहोश होता है, कैमिला बताती है कि ये सब एक नाटक था और उसे जगाने से पहले उसके फोन का सिम कार्ड क्लोन कर लेती है। दूसरे आदमी के जाने के बाद मैक्स कैमिला के साथ फ्लर्ट करने का मौका लेता है और वे बाद में बात करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस बीच जॉन की टीम को पता चलता है कि किसी भी सिस्टम में मैक्स के मैसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
जो मुमकिन नहीं होना चाहिए। मैक्स वापस आता है, वह फिर से यूरी से मिलता है जो उसके फोन में एक ब्लूटूथ टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसमीटर इंस्टॉल करता है, जिससे मैक्स सिर्फ एक ईयरपीस के साथ कैसीनो में जा सकता है। यूरी भी गुमनाम टेक्स्ट से इम्प्रेस होता है क्योंकि वे भेजने वाले को छिपा रहे होते हैं और मैक्स सोचता है कि क्या वह पता लगा सकता है कि उन्हें किसने भेजा है, लेकिन बदकिस्मती से इसके लिए एक लेवल की हैकिंग की जरूरत होती है जो यूरी सिर्फ मॉस्को में ही कर सकता है, जहां उसके पास अपने सभी एडवांस्ड इक्विपमेंट और कनेक्शन है। मैक्स कैसीनो वापस आता है और कान में दिए गए इंस्ट्रक्शन को मानकर वह फिर से जीत जाता है। सिक्योरिटी कैमरों पर यह देखकर जॉन और उसके आदमी उसके पीछे जाते हैं, बिल्डिंग में उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, मैक्स को FBI के स्पेशल एजेंट डेव रोक लेते हैं, जो मैक्स को वहीं अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि मैक्स उनका आदमी है, लेकिन डेव नहीं सुनता और उसे ले जाता है। साथ ही जॉन को याद दिलाता है कि वह अब एजेंट नहीं है। कुछ देर बाद मैक्स को एक खाली गोदाम में ले जाया जाता है, जहां डेव उसे अपनी बंदूक दिखाकर धमकाकर फोन के बारे में पूछता है। मैक्स कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता और डेव उस पर विश्वास कर लेता है, इसलिए वह उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता है। बाद में जॉन उसी बिल्डिंग में पहुंचता है, अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि डेव कहाँ छिपा है। ये देखते हुए कि जॉन बिना जवाब के नहीं जाएगा, डेव उसके पास जो जानकारी है वह शेयर करता है। वे उन लोगों की जांच कर रहे हैं जिन्हें टेक्स्ट मैसेज से फाइनेंशियल टिप्स मिल रहे हैं। सभी पाने वाले अमेरिकन हैं, लेकिन बाकी सब रैंडम लगते हैं। पहला एक बड़े क्रेडिट ब्यूरो का एग्जीक्यूटिव था, दूसरा एक रियल्टर था और तीसरी सबवे स्टेशन की वह महिला थी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में IT एडमिनिस्ट्रेटर निकलती है। असल में एक मैसेज में उससे पेंटागन सर्वर के फायरवॉल बंद करने के लिए कहा गया था। भेजने वाले को हमेशा ट्रैक नहीं किया जा सकता और रसीदों से पूछताछ नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सभी संदिग्ध हालात में मारे गए थे। FBI के बर्ग के एडवांस्ड जासूसी सिस्टम के साथ काम करने की वजह से उन्हें मैक्स पहले ही मिल गया, जिससे वे टेक्स्ट को इंटरसेप्ट कर पाए। जॉन और डेव साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और मैक्स भी जेल जाने से बचने के लिए साथ आ जाता है। डेव रात भर फोन रखेगा और मैक्स को अपनी सुरक्षा के लिए होटल नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन जॉन कैसीनो के मालिक म्यूलर से मिलने जाता है, जो जॉन को उन टेक्स्ट के पीछे के व्यक्ति को ढूंढने के लिए जितने जरूरी रिसोर्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। इस बीच डेव बर्ग को कॉल करता है, जो 3 घंटे में अपने ट्रैकिंग सिस्टम के साथ लाइव होने के लिए मान जाता है। होटल में मैक्स बोर हो जाता है जब तक उसे कैमिला का कॉल नहीं आता और वे होटल बार में एक साथ ड्रिंक करते हैं और पर्सनल किस्सों पर बात करते हैं। बदकिस्मती से उनकी छोटी सी डेट में जॉन और डेव आ जाते हैं, जो एक प्लान शुरू करने के लिए मैक्स को लेने आए हैं। उन्होंने ट्रेस को अलग कर लिया है और अब उन्हें लॉक के लिए 3 मैसेज चाहिए, इसलिए मैक्स को हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे जब तक ये पूरा न हो जाए। इसे पूरा करने के लिए जॉन मैक्स को शुरू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चिप्स गिफ्ट करता है। मैक्स कैसीनो लौटता है और सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन इस बार वह हार जाता है और उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया है कि ये एक वार्निंग थी, अगर उसने फिर से फोन बंद किया तो उसे मार दिया जाएगा। यह सुनने में एक मुसीबत जैसा लगता है, लेकिन ये टेक्स्ट बर्ग के आदमियों के लिए भेजने वाले की लोकेशन मैरीलैंड, USA में ट्रैक करने के लिए काफी है। लेकिन जैसे ही बर्ग ये सुनता है, वह सभी को तुरंत सभी ट्रैकिंग सिस्टम बंद करने का ऑर्डर देता है और फिर डेव को मिशन रोकने के लिए कहता है, क्योंकि NSA का सर्विलांस प्रोग्राम, जिसे इकेलॉन के नाम से जाना जाता है, इसमें शामिल लगता है। डेव ऑर्डर मानता है और मैक्स और जॉन को बताता है कि इसे खत्म करने के कारण सीक्रेट हैं, लेकिन जॉन अंदाजा लगा सकता है कि इकेलॉन इसमें शामिल है। NSA हेडक्वार्टर में बर्ग यह जानने के लिए पागल हो रहा है कि ये टेक्स्ट भेजने के लिए इकेलॉन को किसने हैक किया है, लेकिन सिस्टम कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं दिखाता है। कुछ समय बाद जॉन म्यूलर को बताता है कि डेव फोन और इकेलॉन के बारे में अपनी थ्योरी लेकर चला गया है, इसलिए म्यूलर उसे मैक्स पर नजर रखने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वह अभी भी जिंदा है। ये रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन उससे फिर से कांटेक्ट कर सकता है। शाम को मैक्स कैमिला से उसके घर मिलता है, जहां वे भविष्य के लिए अपने सपने शेयर करते हैं और साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब मैक्स का ध्यान भटका होता है, तो कैमिला को एक फोन कॉल आता है जो उसे मैक्स को बिजी रखने और अपार्टमेंट के अंदर रखने की याद दिलाता है। इस बीच फोन पर एक एड्रेस वाला टेक्स्ट आता है, इसलिए बर्ग डेव को मैक्स बनकर एक एजेंट भेजने का ऑर्डर देता है। डेव को नहीं लगता कि वे टेक्स्टर को इस तरह धोखा दे सकते हैं और वह सही निकलता है। जब एजेंट अपनी जगह पर पहुंचता है तो स्टॉपलाइट में किसी के हेरफेर की वजह से हुए कार क्रैश में उसकी मौत हो जाती है। मैक्स की बात करें तो वह इकेलॉन पर रिसर्च करके खुद को बिजी रख रहा है, जिससे NSA नागरिकों के भेजे गए हर फोन कॉल और ईमेल को इंटरसेप्ट कर सकता है। जिस अपडेट को कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी थी, उससे वे हर किसी के घर में भी कैमरा लगा सकते थे। उसका ध्यान भटकाने के लिए
कैमिला प्यार से ओमाहा का जिक्र करती है, जो मैक्स का होमटाउन है, जिसके बारे में उसने उसे कभी नहीं बताया था। दिल टूटा हुआ मैक्स को पता चलता है कि कैमिला किसी के लिए काम कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बात कर पाते, कैमिला सड़क के उस पार एक छत पर एक स्नाइपर को देखती है और मैक्स को गोली लगने से पहले जमीन पर धक्का दे देती है। वहाँ भाड़े के सैनिक भी आ रहे हैं, जिन्हें कैमिला अपने सिक्योरिटी कैमरे में देख सकती है। इसलिए वह मैक्स को बाथरूम में छिपा देती है और किचन टेबल के नीचे छिपाई गई बंदूक को निकालने की कोशिश करती है। इससे स्नाइपर उसे देख लेता है और एक शॉट से उसके हाथ को चोट पहुंचाता है, जिससे कैमिला बंदूक छोड़कर दरवाजे पर फायर पोकर से वार करने का फैसला करती है और फिर छिप जाती है। चाकू मारने का काम सफल हो जाता है और एक भाड़े का सैनिक मर जाता है, लेकिन दूसरा फिर भी अंदर पहुंच जाता है और मैक्स को बाथरूम में शोर करते हुए सुनता है। मैक्स को बचाने के लिए कैमिला स्नाइपर की फायरिंग से बचते हुए अपार्टमेंट में भागने का रिस्क लेती है और लड़ाई शुरू करने के लिए भाड़े के सैनिक पर कूद जाती है। एक तेज चाल से भाड़े का सैनिक कैमिला पर काबू पा लेता है और मैक्स ब्रश से उस आदमी के पैर में वार करके उसकी मदद करता है। इससे कैमिला को आखिरकार उस आदमी को मारने का मौका मिल जाता है, लेकिन पुलिस सायरन की आवाज सुनकर स्नाइपर भाग जाता है। अचानक कोई और बाथरूम में घुस जाता है। ये जॉन है, जो शुरू से ही कैमिला के साथ काम कर रहा था। चूंकि अपार्टमेंट में सेंधमारी हुई है, इसलिए जॉन मैक्स को सड़क पर अपने साथ ले जाता है। डेव को फोन वापस मिल जाता है और उसे एक नया मैसेज मिलता है, जिसमें उससे मैक्स को पकड़ने के लिए कहा गया है, वरना उसे भी मार दिया जाएगा। मैक्स जॉन के साथ उसकी कार में निकल जाता है, जो उसे बताता है कि तुम एनएसए से ऐसे ही नहीं बच सकते, इसलिए उन्हें छिपकर रहना चाहिए। लेकिन मैक्स को एक आइडिया आता है। वह मॉस्को जाकर यूडी से मिलना चाहता है, जिसके पास शायद उसके सिम कार्ड को एनालाइज करने का कोई तरीका हो। जॉन मना कर देता है, ये सोचकर कि वे किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैक्स उसे ये कहकर मना लेता है कि रूस के पास यूएसए से ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम है और वैसे भी उनके पास जाने के लिए कहीं और नहीं है। खुशकिस्मती से जॉन के पास कैमिला से मिली क्लोन सिम कार्ड की जानकारी है और वह म्यूलर से रूस की सेफ ट्रैवलिंग के लिए कह सकता है। जैसे ही वे मॉस्को पहुंचते हैं, बर्ग का जासूसी सिस्टम उसे उनकी लोकेशन बता देता है और वह डेव को उनके पीछे भेज देता है। जॉन और मैक्स यूरी से मिलने जाते हैं, जो कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता। जब जॉन उसे धमकी देता है और 3 घंटे में काम पूरा करने का वादा करता है। इसके बाद जॉन और मैक्स शहर में घूमने जाते हैं और मैक्स को पता चलता है कि जॉन ने FBI क्यों छोड़ी। वह बर्ग की ट्रैकिंग पॉलिसी के खिलाफ था और बहुत ज्यादा बातें करता था। 3 घंटे बाद जब वे यूरी की जगह लौटते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मैसेज भेजने के लिए किसी ने भी इकेलॉन को एक्सेस नहीं किया था। वे मैसेज खुद इकेलॉन ने भेजे थे। उसने जो भी टेक्स्ट भेजे थे, उनमें हर चीज पर जासूसी करने की उसकी पावर की जानकारी थी। उसे पता था कि फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, क्योंकि उसने फ्यूल एनालिसिस को इंटरसेप्ट किया था। उसे सीजर स्टॉक्स के बारे में पता था, क्योंकि वह मालिक के मैसेज उसके स्टॉक होल्डर्स के साथ पढ़ सकता था। और कसिनो में हर चीज का अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि वह तेजी से कार्ड गिन सकता था और स्लॉट मशीनों में चालों का ट्रैक रख सकता था। उनकी बातचीत अचानक FBI के आने से रुक जाती है, इसलिए जॉन और मैक्स पिछले दरवाजे से भागते हैं और भागने के लिए एक पड़ोसी से वैन चुरा लेते हैं। इससे पूरे शहर में कार चेज शुरू हो जाता है, जो तब खत्म होता है जब जॉन और मैक्स गलत मोड़ लेते हैं और एक गुजरती हुई ट्रेन के सामने फंस जाते हैं। खुशकिस्मती से जॉन के पास एक हथियार है और जैसे ही डेव अपनी कार से बाहर निकलता है, जॉन गोली चला देता है और गाड़ी में धमाका हो जाता है। डेव फोन मैक्स को वापस दे देता है और मानता है कि उन्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि इकेलॉन सिर्फ उससे बात करेगा, अब बर्ग भी उसे छू नहीं सकता। NSA को भी पता है कि इकेलॉन मैसेज भेज रहा है, इसलिए मैक्स के उसे अपनी बंदूक से धमकाने के बाद डेव कसम खाता है कि वह उसकी तरफ है और मैक्स को मदद के लिए राजी कर लेता है। अगले मैसेज में मैक्स के पहले कंप्यूटर जॉब का पता होता है, इसलिए तीनों ओमाहा के लिए फ्लाइट लेते हैं। जिस जगह वे जा रहे हैं वह एक बदला हुआ हैंगर है, जिसे एक स्टार्टअप ने बैंडविड्थ लीज पर लेने की प्लानिंग में खरीदा है। और मैक्स को हमेशा लगता था कि यह सर्वर रखने के लिए एक अजीब बिल्डिंग है। पोटेंशियल क्लाइंट्स को भी ये पसंद नहीं आया था। कंपनी खुलने से पहले ही एक ऑक्शन में बिक गई थी। सेल के बाद से उस जगह पर एंट्री नहीं हुई है और वे अभी के मालिक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनके पहुंचने के बाद FBI बिल्डिंग में घुसने के लिए दरवाजा उड़ा देती है, जो सर्वर के अलावा खाली है। मैक्स को एक मैसेज मिलता है जिसमें BIOS को ऑथराइज करने के लिए कहा जाता है, जिससे सर्वर बाहर का डेटा ले सकेंगे। इसलिए बर्ग के ओके कहने के बाद मैक्स काम पर लग जाता है। मैक्स के एडमिन पासवर्ड की वजह से उन्हें सर्वर का तुरंत एक्सेस मिल जाता है, लेकिन वे पूरी तरह खाली मिलते हैं। ग्रुप ये सोचकर बिल्डिंग से निकल जाता है कि उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन एक और एजेंट जरूरी खबर लेकर आता है। बिल्डिंग का मालिक वह रियल्टर था जिसकी मौत हो गई थी,
क्योंकि उसे भी मैसेज मिले थे। उसी के क्रेडिट कार्ड से मैक्स का फोन भी खरीदा गया था। शक होने पर मैक्स बिल्डिंग में वापस जाता है और पाता है कि इकेलॉन अपना होम कंप्यूटर छोड़कर इन सर्वर में जा रहा है। इसका मतलब है कि बर्क का अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि मैक्स को क्यों चुना गया था। इकेलॉन जाना चाहता था और मैक्स के पास ही चाबी थी पेंटागन छोड़ने के लिए। इकेलॉन ने फायरवॉल नीचे करने के लिए ट्रेन से आईटी महिला का इस्तेमाल किया था। इसका प्लान बहुत आसान है क्योंकि कांग्रेस ने अपडेट को मंजूरी नहीं दी, इसलिए इकेलॉन ने खुद को अपग्रेड करने के लिए जगह बदल ली है। ये बिल्डिंग सिर्फ एक टेम्पररी घर है, जल्द ही ये नेट पर हर कंप्यूटर में जगह ले लेगी। डेव मैक्स को इसे रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोशिश भी मत करना। और तभी मैक्स को पता चलता है कि इकेलॉन उसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि उसने पूरी आबादी का पैसा बंधक बना लिया है। यह आखिरी मरे हुए शिकार के बारे में बताता है जो देश की सबसे बड़ी क्रेडिट डेटा स्टोरेज फैसिलिटी के लिए काम करता था। फैसिलिटी को उड़ाने से सभी के पैसे डूब जाएंगे, इसलिए मैक्स बिना किसी परेशानी के अपग्रेड को रोकने के लिए सिक्योरिटी फेल सेफ को चकमा देने की कोशिश करने लगता है। डेव बर्क को सिचुएशन के बारे में अपडेट करने के लिए कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि बर्क नहीं चाहता कि वे इकेलॉन को बंद करें, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहता था और अब उसे कांग्रेस के अपना मन बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके पास प्रेसिडेंट से भी इजाजत है। डेव और जॉन इन ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं, इसलिए डेव को नौकरी से निकाल दिया जाता है और बर्क दूसरे एजेंट्स को उनके पीछे भेज देता है। डेव और जॉन अपने पास मौजूद कुछ हथियारों से आने वाले हमले से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स को एक आइडिया आता है जब उसे पता चलता है कि कंप्यूटर में एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है। इसलिए वह ईयरपीस लगाता है और सीधे इकेलॉन से बात कर पाता है। मैक्स सवाल पूछना शुरू करता है और इकेलॉन बताता है कि उसका बेसिक काम यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करना है, जिसे वह संविधान से सुरक्षित आजादी वाले नागरिकों का देश बताता है। उस आजादी पर किसी भी तरह के खतरे को खत्म किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि मैक्स अभी भी कुछ कर सकता है। वह इकेलॉन से उन सभी ऑनलाइन आर्टिकल को सर्च करने के लिए कहता है जो अपडेट बिल के खिलाफ थे। यह सारी जानकारी जानकर इकेलॉन इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह अमेरिकी आजादी के लिए खतरा है और एफबीआई के डेव और जॉन पर कब्जा करने और सभी के गिरफ्तार होने से ठीक पहले खुद को बंद कर लेता है। कुछ समय बाद बर्क प्रेसिडेंट को गलत तरीके से समझा रहा है और इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी ले रहा है। इसका मतलब ये भी है कि उसे सीनेट इंटेलिजेंस ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश होना होगा, जो शायद उसका सिर कलम कर देगी। जब म्यूलर को पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो वह खुश होता है और मैक्स जल्द ही जेल से रिहा हो जाता है कैमिला की वजह से, जिसने सबकी बेल भर दी है। कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा क्योंकि वे नहीं चाहते कि पब्लिक को पता चले कि क्या हुआ था। बर्क के मुश्किल में होने पर जॉन डेव के एफबीआई में वापस आने के ऑफर पर सोचता है, जबकि मैक्स कैमिला से मिलता है जो बताती है कि म्यूलर ने बेल के लिए पैसे भेजे थे और मैक्स के थैंक्स के तौर पर एक मोटा चेक भी भेजा है। यह तय करते हुए कि उसे छुट्टी चाहिए, मैक्स कैमिला को फ्रांस बुलाता है क्योंकि यह उसका सपना था। उसी समय मैक्स को यूरी का मैसेज मिलता है जो उसे अच्छे काम के लिए बधाई देता है। यूरी में कहें तो वह अभी भी मॉस्को में है, लेकिन उसके लिए चीजें बदल रही हैं। शेविंग करने और अपने बाल बदलकर साफ सुथरा दिखने के बाद वह अपनी कैप्टन यूनिफॉर्म वापस पहन लेता है, क्योंकि वह हमेशा से रशियन सिक्योरिटी सर्विस का हिस्सा रहा है। शुरू से ही बोल्ड आदमी उसका बॉस है, जो उसके कामों की तारीफ करता है और बताता है कि इससे अमेरिकियों को सही फैसला लेने में मदद मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्रिलर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल फिल्मी फिन को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगली किस फिल्म की